जय हिंद बच्चों। हमारे ख्याल से आप सबको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि वास्तव में आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है। एग्रीगेट सप्लाई भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस चैप्टर का यानी इनकम डिटर्मिनेशन का हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, अंततः हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि इनकम यानी नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल को कैसे प्राप्त करें। इसी को हम इनकम डिटर्मिनेशन कहते हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए हमें हथियार के तौर पे एग्रीगेट डिमांड की आवश्यकता थी। हम लोगों ने अच्छे से समझा। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई की आवश्यकता थी, हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो तथ्य है और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको समझने की कोशिश करेंगे और एक एक करके पूरा 12 नंबर सीबीएसई बोर्ड वाले जो हैं, बाकी सबके लिए है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे। जिसका इस यूनिट में, इस चैप्टर में जितना मार्क्स अलाटेड है सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, किसी बोर्ड का, सबका सब पूरा मार्क्स मिल जाएगा एकदम। और अंततः आपको इस चैप्टर के अंत तक आते आते सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बस आप खुश रहिए और एंजॉय करिए और आ जाइए पॉइंट पे। तो तीसरा जो हम लोग तथ्य पढ़ेंगे इनकम डिटर्मिनेशन में, वो पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन, दोनों एक साथ पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए, तो पहले हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो कंजम्पशन से सीधा सीधा एक बात तो हम लोग को समझ में आ गया, क्या कि हम लोग जो कुछ भी खर्च करेंगे कंजम्पशन पे, ठीक है ना, जो कुछ भी खर्च करेंगे कंजम्पशन पे, तो भैया कहां से खर्च करेंगे? हमारे पास कुछ होगा तब हम खर्च करेंगे। तो हमारे पास होगा क्या? पैसा, जैसे भी कमाए हो, है ना, वो होगा पैसा। और उसको हम क्या इंडिकेट करते हैं? वाई से इंडिकेट करते हैं भैया। तो हमारे पास मान लीजिए हमने नौकरी की और हमको इनकम प्राप्त हो गया। एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि नौकरी किए, तनख्वाह मिली और घर में जब पैसा लेके आए, मान लीजिए कि 50,000 हमको प्राप्त हुआ और हम 50,000 हमको सैलरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई। अब 50,000 में निश्चित तौर से अगर हम 49,000 घर लेके आए तो घर पूछा जाएगा ना, भैया तनख्वाह तो मिलती है 50,000 लेकिन आप 49,000 लेके आए। तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी इनकम प्राप्त हुआ ना, उसमें से गवर्नमेंट ने टैक्स काट ली, इनकम टैक्स जो इनकम के ऊपर लगता है। अब हमारे पास जो बचा 49,000, वो ये इनकम है, वाईडी, जिसको हम इंग्लिश में डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, मतलब टैक्स देने के बाद जो बचता है। तो हम लोग इसी वाईडी की ही बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या कि जो कुछ भी हम खर्च करेंगे इसी इनकम से खर्च करेंगे भैया, किसी और से हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि हमारे पास दो चीज मिल गया, एक सी मिल गया और एक वाई मिल गया। एक सी मिल गया, एक वाई मिल गया। तो भैया ये कंजम्पशन जो है, यानी हम जो खर्च करते हैं खाने पीने पर, वो किस पर डिपेंड करता है? जो हमारे पास इनकम है वाई पर। इसका मतलब क्या कि दोनों के बीच में एक व्यवहार है, दोनों के बीच में एक रिलेशन है ना, दोनों के बीच में एक संबंध है। किस चीज का? काम का। कौन सा काम? बाजार से सामान खरीदने का काम। सामान किससे खरीदेंगे? पैसे से खरीदेंगे। ये क्या है? पैसा। तो दोनों के बीच में एक संबंध बना। दोनों के बीच में क्या बना? एक संबंध बना।
और एक बात और है, जरा एक उदाहरण समझिए। क्या कभी कभी आप बात बात में कहते हैं ना, अरे यार इसको आप चाहे जितना पैसा दे देंगे, इसकी आदत है, इसका स्वभाव है, बड़ा कम खर्च करता है। फिर कहते हैं इसी बातों बातों में, अरे यार इसको चाहे जो भी पैसा दे दो, कम ही दो, लेकिन बड़ा दिलदार आदमी है, बहुत खर्च करता है। आप क्या बताना चाहते हैं इन दोनों सेंटेंस से? इन दोनों सेंटेंस से आप ये बताना चाहते हैं कि उसकी यही प्रवृत्ति है, उसकी वही आदत है कि इनकम जो भी मिलेगा तो उसको कैसे खर्च करेगा। और इसी को इंग्लिश में हम प्रोपेंसिटी कहते हैं। इसी आदत को, इसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी कहते हैं। कि उसको जितना भी इनकम प्राप्त हो, खर्च कम ही करेगा, और उसको चाहे जो भी इनकम प्राप्त हो, खर्च बहुत करेगा। तो ये प्रवृत्ति बताते हैं ना, ये आदत बता रहे हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो व्यवहार होगा, उस व्यवहार की प्रवृत्ति क्या है, टेंडेंसी क्या है, रुझान क्या है, यही बताएंगे दोनों के संबंध के बेसिस पे। तो दोनों में एक संबंध स्थापित हुआ, किस चीज का? काम का। भैया इसका क्या काम है? खर्च करना खाने पीने के लिए। कब ये जब ये रहेगा तब। तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया। किस चीज का रिलेशनशिप? काम का रिलेशनशिप। इसीलिए इसको हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। मतलब कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड्स ऑन वाई। तो सी इज द फंक्शन ऑफ वाई। ये कंजम्पशन फंक्शन का एक आपका अलजबरा के माध्यम से इक्वेशन बन गया, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब ये क्या कहता है कि इनकम बहुत बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ाएगा, इनकम बहुत घटेगा तो खर्च भी घटाएगा। तो ये रहा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या आपका कंजम्पशन फंक्शन रहा, सीधी सी बात है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि खर्च करने की क्या टेंडेंसी होती है, क्या आदत होती है। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के माध्यम से, देखिए आप ध्यान से, इसी टेबल को हम बनाए थे। तो इसमें क्या दर्शा रहा है? इसमें दर्शा रहा है कि अगर इनकम बढ़ रहा है, देखिए इनकम 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 160 और 200 हो रहा है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ता जा रहा है, लोग खर्च भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर यही इनकम घटता जाए तो खर्च भी क्या करके घटाएंगे। तो इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ ना, किस चीज का? काम का, है ना। तो उसे ही क्या कहते हैं? कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। उसे ही कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं, उसे ही सी कहते हैं। चलिए कंजम्पशन फंक्शन, एक बात तो स्पष्ट हो गया क्या कि सी डिपेंड्स ऑन वाई। एकदम सीधी सी बात हो गया। अब इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे। सॉरी, माफ करिएगा। अब इसमें एक बात करना चाहेंगे। देखिए क्या बात करना चाहेंगे, ध्यान से देखिए। जब इनकम 0 था तो उस समय कंजम्पशन कितना था? 20 था। यानी जब इनकम 0 था तो कंजम्पशन पर खर्च कितना था? 20 था। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनकम चाहे कुछ ना हो, जैसे हम लोग, यानी आप लोग पढ़ रहे हैं, हम तो कमा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, और इसके बावजूद भी आप खा पी रहे हैं, आप कपड़ा पहन रहे हैं, यहां से वहां स्कूल या जहां भी जाना हो आप जा भी रहे हैं, तो खर्च तो हो रहा है ना, लेकिन आपका इनकम कुछ नहीं है। तो उसे हम लोगों ने क्या कहा था? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 20 को हमने कहा था। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अगर इसको हम बांटना चाहें, ये तो पक्का हो गया ना कि ये किस पर डिपेंड है? वाई पर। किस पर डिपेंड है? वाई पर। और वाई में कौन सा? टैक्स देने के बाद जो बचता है इनकम, उस पर डिपेंड है, यानी वाई डी पे बने। अब देखिए भैया, तो ये जो सी है ना, ये 2 भागों में है।
सी दो भागों में है, सी बार प्लस बी वाई। ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। अब इसको मैं समझाना चाहती हूं। मान लीजिए कि इस समय एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है और इस एग्जामिनेशन की तैयारी में आपको भी चिंता है, तो आपने क्या किया कि आप रात को सोने के बाद सुबह में अपने आप उठ गए, अपने आप उठ करके और 30 मिनट्स तक पढ़े, 30 मिनट तक पढ़े। 30 मिनट के बाद आपने कहा मम्मी अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मम्मी को चिंता था कि इतने पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए बेटा। नहीं मम्मी अब मन नहीं कर रहा, अब बाद में पढ़ेंगे। मम्मी ने एक लालच दिया, मम्मी ने ये कहा देखो तुमको 100 रुपया देंगे आइसक्रीम खाने के लिए, आधा घंटा और पढ़ लो। उस लालच में आपने आधा घंटा और पढ़ा, 30 मिनट और पढ़ा, है ना। तो कुल मिला करके आप 1 घंटा पढ़े, कुल मिला करके आप 1 घंटा पढ़े। ये अपने से पढ़े, ये अपने से पढ़े, यही है सी बार। और ये धक्का देके पढ़ना पड़ा, आपको धक्का दिया गया, लालच दिया गया। मम्मी ने कहा कि 100 रुपया देंगे आइसक्रीम खरीदने के लिए, तब आपने पढ़ा। तो धक्का देने को इंग्लिश में इंड्यूस्ड कहते हैं। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका बी वाई, इंड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। दोनों को जब जोड़ेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को, सी बार प्लस बी वाई, यही बनता है सी। जानते हैं इसको क्या कहते हैं? लीनियर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर क्यों कहते हैं तो बाद में बताएंगे आपको, लेकिन पहले तो ये इसी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का 2 भाग हो गया, ये ऑटोनोमस हो गया, ये इंड्यूस्ड हो गया। अब एक और एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए कि आपको पता था क्या कि हमारे पास कोई भी इनकम नहीं होगा, तब भी हम 40 रुपया सॉरी 20 रुपया हम खर्च करेंगे, इनकम हो या ना हो। मैं कहूं ठीक है, कुछ भी इनकम ना हो तब भी आप 20 रुपया खर्च करेंगे, चलिए चलेगा। अब मान लीजिए कि आपने कुछ काम करना शुरू किया, ऑनलाइन कुछ काम करना शुरू किया पढ़ते पढ़ते, और आपके पास 100 रुपया मिल गया, ठीक है ना। अब 20 रुपया तो आपने जो खर्च किया वो आपका नहीं था, आपके मम्मी पापा का था, और 100 रुपया आपका है। तो ये जो 20 रुपया है जो आपका नहीं, इनकम नहीं है, फिर भी आपने खर्च किया, यानी आप अपने से आपको मिल गया ऑटोमेटिकली। तो ये क्या हो गया? ऑटोनोमस। और फिर आपने जो भी खर्च किया, फिर भी आपने जो भी खर्च किया, मान लीजिए कि आपको 100 रुपया किसी तरह से इनकम प्राप्त हो गया और उसमें से आपने 80 रुपया खर्च किया। 100 रुपया नहीं मिलता तो आप खर्च करते नहीं करते। इसका मतलब क्या? 100 रुपये ने ही आपको प्रेशराइज किया, धक्का दिया, प्रेरित किया, प्रभावित किया, तब आपने उसमें से 80 रुपया खर्च किया। तो इसे ही इंड्यूस्ड कहते हैं। और 20 रुपया जब नहीं था तब भी आपने खर्च किया क्योंकि पापा वाला था, तब आप 100 रुपया खर्च किए। तो ये जो 20 रुपया है ना, ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और ये 80 क्या है? बी वाई है आपका। 80 क्या है? बी वाई है। अब हम इसको भी एक बार फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले अब थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। अपने आप आ जाएगा। तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन पर है, यानी ये जो हम लोगों ने व्यवहार पढ़ा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच में, इस व्यवहार को, इस प्रवृत्ति को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या बांटते हैं?
एक आपका हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और दूसरा हो गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस तरह से कंजम्पशन फंक्शन दो भागों में हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या कि इनकम को अब हम खर्च कैसे करेंगे, दो तरह से खर्च करेंगे। तो पहला कहता है, पहला इस तरह से खर्च करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब कि हमारा इनकम चाहे जितना बढ़ जाए हम कम ही खर्च करेंगे, तो उसके हिसाब से नहीं करेंगे। दूसरा कहता है कि हमारा इनकम चाहे जो भी बढ़े हम खर्च बहुत करेंगे। ये क्या बताता है? ये बताता है उस व्यक्ति का इनकम के प्रति एक परमानेंट व्यवहार, उसकी आदत है कि अगर हमको अमूमन 100 रुपया मिलता जाता तो ऐसे कंडीशन में हम 80 रुपया खर्च करेंगे। यह उसकी प्रवृत्ति बता रही है, यानी ऑन एवरेज। इसका मतलब अगर उसको 200 रुपया मिले तब वो 100 यानी 60 रुपया खर्च करेगा, 160 रुपया खर्च करेगा। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर उसको एक पर्टिकुलर इनकम प्राप्त हो तो उसमें से वो कितना खर्च करेगा। यह उसकी एक आदत बता रहा है कि ऑन एवरेज इससे अधिक या इससे कम खर्च नहीं करेगा। इस तरह के इस पर्टिकुलर इनकम पर कितना खर्च करेगा, इसके बीच की जब रिलेशन को बताएंगे तो वही हो जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी 100 रुपए में वो कितना खर्च करेगा, 80 रुपया। और इस तरह से जब आपको कोई रेशियो प्राप्त हो, रिलेशन प्राप्त हो, इसका मतलब क्या कि आपका जो भी इनकम है उस इनकम में से, पर्टिकुलर इनकम में से आप कितना खर्च करते हैं, इसके संबंध को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी C/Y। तो ये वैल्यू बताता है कि इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, कब, एक पर्टिकुलर इनकम पर, कि जितना आपका इनकम है उसमें से आप बताइए लगभग कितना खर्च करेंगे। तो C 100 में से कितना, 80। इसे कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसतन इतना खर्च करेंगे। अब इसी कंजम्पशन फंक्शन का दूसरा भाग है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये क्या कहता है? ये कहता है, ये तो पता चल गया कि इतना अगर इनकम होगा तो आप इतना खर्च करेंगे, सीधी सी बात है। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति को 10,000 रुपया दिया, मैंने कहा बताओ इसमें से कितना खर्च करोगे, तो कहा 8,000। सीधी सी बात है, हम उतना खर्च करेंगे। तो उस पर्टिकुलर इनकम पर कितना खर्च करेगा, अगर इसका संबंध बताना है तो उसका क्या, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया, क्या एवरेज इतना खर्च करेगा। लेकिन अगर उसको हम ये बता दें कि अगर तुम्हारा इनकम 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपया हो जाए तो इनकम में जो वृद्धि हुई है वो कितना, 100 रुपए की हुई है। तो कंजम्पशन में कितना वृद्धि करोगे, तो कहेगा 80 रुपया करेंगे। कितना करेंगे, 80 रुपया करेंगे। और इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सीधी सी बात है, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एट द एंड, पहले जो भी इनकम था उसके बाद अगर इनकम बढ़ा या चेंज हुआ है तो उसमें से, चेंज में से कितना खर्च करोगे, अगर इसके हम रेशियो की, इसके संबंध को बताते हैं तो वो हो जाता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उसका इनकम 100 से बढ़कर 200 हो गया, एट द एंड परिवर्तन कितने हुआ, 100 रुपए का हुआ, वो क्या है, डेल्टा वाई।
और उसमें से आप खर्च करेगा कितना, पहले जितना खर्च किया उसमें से और बढ़ाएगा, कितना बढ़ाया 80 रुपया, ये क्या है आपका डेल्टा सी। इस तरह से ये जो रेशियो है किसका, चेंज इन द कंजम्पशन टू द चेंज इन द इनकम, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इसे क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर यह हुआ कि एक पर्टिकुलर इनकम माने 100 रुपया हमने आपको दिया, उसमें से आप कितना खर्च करेंगे ये बता रहा है, और ये बता रहा है कि अगर आपका इनकम जितना पहले था उसमें से चेंज हुआ, कुछ बढ़ गया, तो बढ़े हुए में से कितना आप खर्च करेंगे वो बताते हैं मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मेजरमेंट पॉइंट ऑफ टाइम से होता है। जैसे मैंने अभी बात मैंने किया ना, अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा कि आपको मैं 100 रुपया दे रहा हूं, तो अभी मैं दे रहा हूं, तो अभी का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ टाइम। मान लीजिए अभी 6 बजे आया, तो हम 6 बजे की बात की, 6 बजे हम उन्हें 100 रुपया दिया, तो टाइम के हिसाब से इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। अब याद करिए पीछे एक बार, इसी बहाने हम लोग कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। अगर इस तरह से हम इस वेरिएबल का मेजरमेंट करें एपीसी का, मतलब कि अभी मैंने 100 रुपया आपको दिया, उसमें से आप 80 रुपया खर्च कर रहे हैं या करेंगे, तो अभी मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसे हम क्या करेंगे, स्टॉक वेरिएबल। तो एपीसी क्या होता है, स्टॉक वेरिएबल होता है। और एमपीसी की बात करें तो हमने क्या कहा था, पहले 100 रुपया था, फिर बाद में 200 रुपया हुआ। इसका मतलब क्या कि दोनों में अंतर हुआ ना भैया, कि क्या होता है पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए एक दिन पहले 100 रुपया था, एक दिन बाद 200, 2 दिन के अंतर को क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बाद जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ भी पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को आप फ्लो वेरिएबल कह सकते हैं। चलिए याद रखने के लिए चिंता मत करिए, आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन के 2 टाइप हो गया, एपीसी और एमपीसी। ये आपका 2 कंप्लीट हो गया। अब इस हिसाब से हम लोगों ने टेबल में भी इसको दर्शाया है। देखिए कि ये वाई का लेवल है, इनकम जब 0 था उस समय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भैया कितना था, 20 था। अब ऐसे में जब एपीसी कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो स्पष्ट है क्या होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन हम प्योर मैथमेटिक्स से नहीं पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का तो हेल्प ले रहे हैं, किस लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तब ऐसे कंडीशन में एपीसी क्या होगा, कुछ नहीं होगा भैया, सीधी सी बात है, क्योंकि एपीसी में वाई में तो कुछ है ही नहीं ना। लेकिन जैसे ही इनकम 0 से 40 हुआ तो 40 रुपए पर वो कितना खर्च कर रहा है, 50 रुपया खर्च कर रहा है। सीधी सी बात है। देखिए अब निश्चित तौर से 40 रुपया उसका इनकम था, तो कितना खर्च कर रहा है, 50 रुपया। अब एपीसी के हिसाब से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एपीसी की वैल्यू कितना हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 हो गया, 1.25 हो गया, यानी एपीसी 1 से अधिक हो गया। साथ साथ उसके स्वभाव को भी हम लोग देखते चले। 1.25 हो गया, 1.25 हो गया, 1 से अधिक क्यों हो गया, क्योंकि भैया सी की वैल्यू अधिक है, किससे, वाई से। क्यों है, हम लोग पढ़ चुके हैं, हमारे ख्याल से अभी दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, 1.25 हो गया। अब जैसे इनकम बढ़ा 80 रुपया हो गया, ठीक है, तो खर्च भी कितना हुआ कंजम्पशन पे, 80 रुपया हो गया। अब ऐसे कंडीशन में जब एपीसी आप निकालेंगे स्पष्ट है तो कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। सीधी सी बात है, एपीसी 1 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पर वाई और सी दोनों आपस में बराबर हो गया। यहां वाई और सी जब दोनों आपस में बराबर हो गया तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले की स्थिति अगर देखें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, तो क्या है, 1 से अधिक मिल रहा है, एक्स कंडीशन मिल गया। अब इनकम बढ़ के 120 हो गया तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 110 हो गया।
और ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हैं तो निश्चित तौर से अब एपीसी की वैल्यू यहां रहा 0.084, मतलब यहां हो गया 0.916। अब 0.916 मतलब अब 1 से कम हो गया। वैसे ही जब आप देखेंगे कि इनकम 160 हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 140 हो गया, तो ये कितना हो गया 0.875, और फिर इनकम बढ़ने के साथ हो गया 0.850। क्या देखने को मिला आपको कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर चलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बात चलती है भैया, तो एपीसी की वैल्यू कम होती जा रही है। आप कह सकते हैं क्यों भाई? तो याद होगा कि एग्रीगेट डिमांड वाले में हम लोग पढ़े थे क्या कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो किन्स ने दिया था, जॉन मैनॉर्ड किन्स ने दिया था, उसने क्या कहा था इस लॉ के हिसाब से कि इनकम बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, लेकिन जिस गति से इनकम बढ़ेगा उस गति से खर्च नहीं बढ़ेगा, उसके कम गति से बढ़ेगा। देखिए ये हमेशा 40-40 से बढ़ रहा है, 0 से 40, 40 से 80, लेकिन ये भी बढ़ रहा है, लेकिन 30-30 से बढ़ रहा है। तो जिस गति से इनकम में वृद्धि हो रही है उस गति से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वृद्धि नहीं हो रही है। तो आदतन स्वभाव एवरेज क्या कहता है? कहता है कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उस गति से नहीं बढ़ेगा, इसलिए ऑन एवरेज खर्च कम करता जाएगा। इसीलिए एपीसी की वैल्यू प्राय अब कम होती जा रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। अब इसके बाद हम लोग सीधे से आ जाते हैं सेविंग फंक्शन पे। सेविंग फंक्शन की बात करते हैं, ये भी वही है क्या? प्रवृत्ति बताता है दो के बीच में। अब वो दो के बीच में जो प्रवृत्ति बताएगा वो दो कौन सा है? एक तो इनकम, और इनकम में कौन सा इनकम? डिस्पोजेबल इनकम, जो अभी मैंने बताया था। तो जो भी आपको आय प्राप्त होगा, इनकम प्राप्त होगा, आप देख चुके हैं शुरू में तो खूब खर्चा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनकम बढ़ता चला जाएगा, तो उस गति से खर्च नहीं करेंगे, उसके कम गति से आप खर्च करेंगे। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जितना इनकम बढ़ा उतना आप खर्च नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या कि इनकम का कुछ भाग बच जाएगा। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस इनकम का दो ही भाग होता है, सी और एस, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग। इसका मतलब इनकम का वो भाग जो खर्च नहीं हुआ उसे क्या कहते हैं? सेविंग। इसका मतलब कि S इज इक्वल टू वाई माइनस सी होता है। अब यही एक फार्मूला बन जाता है, कोई नई बात थोड़ा है, ये बन गया। तो भैया हमारे पास जो पैसा था उसमें से हमने इतना खर्च कर दिया, तो पैसे में से उतना निकल गया, और जो है वो बचा, जो बचा उसी को इंग्लिश में सेविंग कहते हैं, वो है आपका S। तो इस तरह से फिर हम टेबल में अगर आते हैं, ये हमारा इनकम है, ये हमारा खर्च है, अब इसमें से इसको हमने घटा दिया तो ये बचा। चलिए तो अब देखिए जरा टेंडेंसी क्या। तो टेंडेंसी कहता है कि आखिर इनकम है तब ना बचा। इसका मतलब क्या कि इनकम और सेविंग के बीच में भी कुछ संबंध है, कुछ संबंध है। अब फिर से एक उदाहरण सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोग नहीं कहते हैं यार पैसा बहुत कमाता है लेकिन बचाता बहुत है, फिर किसी दूसरे कहते हैं ये पैसा कमाता है जरूर लेकिन बचाता कम है। ये क्या बता रहा है? प्रवृत्ति, आदत है ना, दोनों व्यक्ति की किस संबंध में? दो के संबंध में। उस व्यक्ति की इनकम और उसकी सेविंग, कि एक बहुत पैसा कमाता है तो बहुत बचाता है, दूसरा बहुत कमाता है लेकिन कम बचाता है। इसी तरह से इनकम और सेविंग के बीच में एक संबंध है, ठीक है ना, कि इनकम अगर बढ़ेगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, इनकम घटेगा
तो सेविंग भी क्या होगा, घटेगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसलिए इसे कहते हैं सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई। कौन सा वाई? टैक्स देने के बाद जो बचता है वो वाई, डिस्पोजेबल इनकम। तो भैया सेविंग और इनकम के बीच में जो संबंध है, उसी संबंध को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। संबंध किस चीज का है? काम का है। क्या काम है? पैसा बचाना। कहां से जब पैसा आए, इसी काम को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं और इसी संबंध को हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो सेविंग इज द फंक्शन ऑफ वाई, बस इसी को हम लोगों ने अलजेब्रा में फॉर्मुलेट कर दिया। अब इस टेबल पर आते हैं। जैसे आप टेबल पर आएंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हर इनकम के लेवल पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, उसके बाद अगर हम चेक करते हैं कि बचत कितना होता है, तो क्या प्राप्त होता है कि इनकम जब जीरो था, मतलब कुछ नहीं था, तो खर्च तो कर रहे थे ना। कहां से? भाई माँ बाप से उधार लेके। और कहां से कर रहे थे? उधार लिए। तो सेविंग कहेंगे क्या? लेकिन कहां सेविंग, वो तो कर्जा है। बस इंग्लिश में इसी कर्जे को हम डिस सेविंग कहते हैं। इसी को हम कहते हैं डिस सेविंग। बस माइनस में हो जाए, कर्जा नहीं कहेंगे, देखने में खराब लगेगा, सुनने में खराब लगेगा, तो इसलिए क्या कहेंगे? डिस सेविंग कहेंगे। तो आपने खर्चा किया 20 रुपया, एक कोठरी नहीं था आपके पास, इसलिए सेविंग कितना सो रहा है? -20, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस सेविंग। अब मान लीजिए ऑनलाइन आपने काम करना शुरू किया, आपको बड़ी चिंता हो गई थी। चलिए भैया, आपने 40 रुपया कमाया। अब तो आप बिल्कुल थोड़ा सा घमंड में रहेंगे, मैंने तो कमाया है ना, लेकिन उससे पहले तो भाई आप 20 रुपया खर्च कर चुके थे। ठीक है, अब उस 40 में से आपने कुछ और खर्च कर दिया, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 50 रुपया। हाँ भाई, अब आपने कमाया केवल 40 रुपया ना, लेकिन खर्च किया कितना? 50, क्योंकि पहले तो पापा वाली कमाई थी ना, उसमें से आपने खर्च कर दिया। तब अब निश्चित तौर से जहां पहले कर्ज में ज्यादा थे, उतना नहीं रहेगा, वो कम होंगे। इसीलिए अब यहां पर जो आपने कैलकुलेट किया, तो आपकी डिस सेविंग कम हो गई पहले से। कितना हो गया? -10, क्योंकि इनकम अब बढ़ता जा रहा है। जैसे ही आपका इनकम 80 रुपया हुआ, खर्च भी 80 रुपये हुआ, जहां पहले आप कर्ज में होते थे, वहां आप कर्ज में नहीं रहे, जीरो में हो गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर y इज इक्वल टू सी है, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था हम लोगों ने क्या? कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट नाम दिया था। तो y इज इक्वल टू सी ब्रेक इवन पॉइंट दिया था, और निश्चित तौर से ऐसे कंडीशन में जहां y इज इक्वल टू सी है, वहां भैया s की वैल्यू क्या है? 0। तो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमेशा सेविंग क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो 0 मिल गया। अब जैसे जैसे इनकम आपको बढ़ता हुआ मिल रहा है, वैसे वैसे खर्च उस हिसाब से नहीं हो रहा है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं रीजन के हिसाब से। तो खर्च बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, उस गति से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कुछ न कुछ पैसा बच रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तब अब सेविंग 10 रुपये से 20, 20 से 30 हुआ। इसका मतलब क्या? कि सेविंग बढ़ रहा है। कब? जब आपका आय बढ़ रहा है। यहां हमने क्या कहा था सेविंग फंक्शन में? कि सेविंग तभी बढ़ेगा जब इनकम बढ़ेगा। इसलिए दोनों के बीच में एक संबंध है, एक व्यवहार है, और इस संबंध और व्यवहार को, जो काम पर ऊपर डिपेंड है, उसको हम सेविंग फंक्शन कहते हैं। अब हमारे ख्याल से सेविंग फंक्शन तो समझ में आपको आ गया होगा। इसके भी दो भाई हैं सेविंग फंक्शन के भी, जिसमें पहला होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो होता है, देख लेते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। सीधी सी बात है, तो ये भी क्या कहता है? ये भी कहता है कि भैया एक इनकम के पर्टिकुलर लेवल पे अगर आपको एक इनकम प्राप्त हुआ, और उस इनकम पर हम पूछें कि आप कितना बचत करेंगे, तो आप बता देंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट। क्या? कि अगर हमको 100 रुपया प्राप्त हुआ काम करने की वजह से,
तो निश्चित तौर से उसमें से 20 रुपये हम बचा कर रखेंगे, क्योंकि खर्च हम वसूल करेंगे। बस में आ गया। तो इनकम के एक पर्टिकुलर लेवल पर आदतन आपका स्वभाव हो गया केवल 20 रुपया बचाना। तो जो 20 रुपया की वैल्यू है 100 रुपए की इनकम पर जो आप बचा रहे हैं, इन दोनों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस, इज द टोटल सेविंग टू द टोटल इनकम। एक पर्टिकुलर इनकम के लेवल पर आप कितना बचत कर रहे हैं, ये इसके संबंध को कौन सा बताता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसलिए फार्मूला बन गया एस अपॉन वाई, एस अपॉन वाई बन गया। अब ये ऑन एवरेज बता रहा है कि आपका इनकम अगर इतना होगा तो आप इतना बचाएंगे। मतलब अभी मैंने 100 रुपया अगर किसी को दिया कि भैया आपने ये काम किया, 100 रुपया आप ले लीजिए, तो उसने कहा ठीक है 80 रुपया हम खर्च करेंगे, इसमें से 20 रुपये बचाएंगे। अभी मतलब पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो यहां भी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा आपका, वो भी स्टॉक वेरिएबल होगा। अब इनके स्वभाव पर आते हैं, जरा देखिए, ये वाई है और ये एपीएस है। अब देखिए जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है, अगर हम बात करते हैं तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी बढ़ रहा है। देखिए शुरू शुरू में कितना था? जब 40 रुपया था तो ऐसे में एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव था, यानी -0.25 था। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पर आते हैं, जब इनकम 40 से 80 हो गया तब ऐसे में सेविंग 0 हो गया। अब 0 के बाद जैसे जैसे इनकम 120, 160, 200 हो रहा है, देखिए ये 0.084 से 0.125 से 0.150 हो गया, मतलब बढ़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले एपीएस नेगेटिव मिलेगा, जो नेगेटिव मिल रहा है। स्पष्ट है। ब्रेक इवन पॉइंट पर आते हैं तो 0 मिलेगा, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जाते हैं तो एपीएस बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए एपीसी का संबंध आपने देख लिया, इसलिए मैंने आज दोनों को एक साथ बताया, और यहां एपीएस का देख लिया। इनकम के साथ साथ एपीसी घट रहा है, इनकम के साथ साथ एपीएस बढ़ रहा है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा क्यों? मान लीजिए कि सर अगर हम भूल गए तो? एकदम नहीं भूलेंगे। इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया हथियार मैं आपको दे रहा हूं, है ना, थोड़ा सा मैथ्स का हेल्प लेंगे हम लोग। देखिए आप एपीसी पढ़ लिए ना, और एपीएस भी पढ़ लिए, ठीक है। एपीसी क्या था? सी अपॉन वाई था। एपीएस क्या था? एस अपॉन वाई था। दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 मिलेगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, अभी हम प्रूफ करेंगे। देखिए यहां पर एपीसी 1.25 है ना, और यहां जोड़ेंगे -0.025, तो एक ही ना होगा। 1.25 में से 0.25 घटाना पड़ेगा, तो 1 बचा ना, बचेगा। तो यहां तो हमने दिखा दिया। आप कह सकते हैं कि सर टेबल में बना के दिखा दी, इतना थोड़ा याद रहेगा, यहां याद आ जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब दोनों को जोड़ते हैं एकदम मैथ हिसाब से। बचपन से जब पढ़ते आए हैं, एलसीएम कितना होगा? वाई होगा। अब एलसीएम वाई हो गया तो भैया वाई डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड 1 इंटू सी, तो ये सी, ये प्लस एस। आप बताइए इकोनॉमिक्स में, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग मैथ नहीं पढ़ते। मैथ का सहारा लेते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, ये प्योर नहीं, इसलिए इसको इकोनॉमेट्रिक्स कहते हैं। आइए सी प्लस एस क्या होता है? बिल्कुल सही सर, ये वाई होता है, तो सी प्लस एस वाई हो गया। तो ये क्या होगा? वाई अपॉन वाई हो गया, इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया, एकदम सीधी सी बात है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब इसे प्रूफ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, एकदम सस्ता वाला है प्रूफ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि अगर एपीसी इनकम के बढ़ने के साथ साथ ये घट रहा है तो पक्का है ये बढ़ेगा, अन्यथा
दोनों को जोड़ने से 1 तो नहीं होगा ना, दोनों बढ़ने लगेंगे तब कहां 1 होगा। इसीलिए ये इनवर्स रिलेशनशिप में होता है, मैंने मैथमेटिकली मैंने बताया। बाकी तो आप समझ गए हैं कि इनकम के 2 ही भाग होते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, दोनों को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आपने 100 रुपया कमाया, आप कहते हैं कि 80 रुपये हम खर्च भी करेंगे और 80 रुपये बचाएंगे भी, ये जबरदस्ती होगा नहीं। अब जो बचेगा वही बचाएंगे। क्या हो गया। अब इसी तरह से जरा देखिए एमपीसी और एमपीएस में बड़े मजे की बात है। ठीक है, एमपीसी देखिए, यानी एमपीसी जब हम लोगों ने पढ़ा, यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो हम लोगों ने क्या कहा था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब आप जब कैलकुलेट किए है ना, तो पहला लेवल को तो छोड़ दीजिए, है ना, पहला लेवल में क्या कोई चेंज नहीं है ना, उसके ऊपर कुछ होगा तो तब नहीं चेंज होगा। लेकिन 2 लेवल का देखिए, 0 से इनकम 40 हो गया। अब जैसे ही 0 से इनकम 40 हो गया, तो कंजम्पशन में जो चेंज हुआ है पक्का है, जरा आप देखिए कितना हुआ है, 20 से 50 मतलब 30 का हुआ है। इसमें परिवर्तन 40 का हुआ है, इसमें परिवर्तन 30 का हुआ है। सीधी सी बात है। आगे देखिए, इसमें 40 से 80 में 40 का हुआ है, इसमें 50 से 80 30 का हुआ है। तो हर लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो परिवर्तन हो रहा है 30 के बराबर और यहां 40 के बराबर। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कम ही चेंज होगा बजाय कि इनकम में जितना चेंज होगा। चलिए तो हो गया। तो अब 30 में निश्चित तौर से 30 में जब 40 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 0.75। यही एमपीसी है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई प्रायः अगर 1 रुपया आपका इनकम चेंज होगा, बढ़ेगा, तो 75 पैसा ही आप खर्च करेंगे, उससे अधिक नहीं खर्च करेंगे। ये आपकी प्रवृत्ति है। आप कह सकते हैं क्या सर हमेशा इनकम एक बराबर ही बढ़ेगा, एक बराबर ही घटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ समय के लिए आपके, एक ढंग से कहिए सिलेबस के लिए, आपके समझाने के लिए इसे बनाया गया है। और आ जाइए पॉइंट पर, जो यहां मैंने लिखा है ना, क्या, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो कीन्स थ्योरी हम पढ़ रहे हैं भैया। तो कीन्स ने कहा कि यहां अभी मान जाइए, बात एकदम सही है, क्या हमेशा इनकम एक बराबर नहीं बढ़ता है, बढ़ेगा, कभी कम गति से बढ़ेगा, कभी अधिक गति से बढ़ेगा, व्यवहारिक तौर से। लेकिन उसी व्यवहार को समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि अभी थोड़े समय के लिए मान जाइए भैया, मान गए कि इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, ये तो तय है ना। हाँ चलिए मान गए। अब मान गए तो अब देखिए यहां पर इनकम में जो गति है वो 40 की है, हर लेवल पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गति कितनी है, 30 की गति है। तो गति जब बराबर हो, गति क्या हो, बराबर हो। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स में हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। गति बराबर हो और इसमें से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी वाई और एक्स में लेवल ऑफ इनकम हम एक्स पर मेजरमेंट करते हैं और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाई पर मेजरमेंट कर चुके हैं। और जब आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लाइन ड्रॉ करते हैं तो पॉजिटिवली अपवर्ड जाता है और उसकी ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ना होकर के उसके ऊपर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, अब सीधी लाइन जा रही है। सीधी लाइन जाने के लिए लाइन कैसे खींचते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चौथे पॉइंट से ऐसे मिलाते जाएंगे। मिलाने के बाद जो रास्ता बनेगा वही भैया लाइन है। अब आप देखिए ध्यान से कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए कि अब जो ये पॉइंट मिला, देखिए तो जितना डिस्टेंस, आप देखिए जितना डिस्टेंस यहां है उतना ही यहां पर है। जो चेंज यहां हुआ वही चेंज यहां हुआ। इसका मतलब चेंज बराबर होगा तो एक दूरी पर आपको पॉइंट मिलते जाएंगे। देखिए ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर की दूरी है। तो बराबर की दूरी हो यानी चेंज भी हम बराबर अगर मिले तो सभी पॉइंट एक लाइन में मिलेंगे। अब 2 वेरिएबल है ना, यहां पर एक सी है एक वाई है और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है। जब दोनों बढ़ रहे हैं तो स्पष्ट है लाइन सीधी जाएगी किधर, ऊपर की तरफ, अपवर्ड। इसे ही लीनियर कहते हैं। इसीलिए ये जो इक्वेशन है लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है। और अभी मैंने समझा दिया क्या कि अपने से उठ के पढ़े थे,
ये मम्मी ने आपको आइसक्रीम का लालच दे के बोला था, तब पढ़ना शुरू किए। दोनों को जोड़ने के बाद तो अंततः पढ़ाई ही पूरी होगी। तो ये क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, ये इंड्यूस्ड हो गया, दोनों तो है। और ये हमेशा आपको इसी तरह से प्रोपोर्शनेट चेंज में, जब यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो चेंज हुआ है और इनकम के लेवल में जो चेंज हुआ है हमेशा प्रोपोर्शनेट होगा। कितना, 0.75 इस एग्जांपल में, इसलिए इसे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। और ये हमेशा क्या है, बराबर है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, एकदम स्पष्ट है। 0 क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी इनकम 0 है तो कंजम्पशन 0 नहीं है, वो तो पॉजिटिव है। तो चेंज कहां से आपका 0 हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या कि ऐसे कंडीशन में चेंज कंजम्पशन में 30 हो रहा है जबकि इनकम में 40 हो रहा है। तो इनकम में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे कम कंजम्पशन में हो रहा है, तो ऊपर वाला कम है और नीचे वाला अधिक है। और जब भाग देंगे भैया तो 1 तो तब ना होगा जब दोनों बराबर होगा। ये कहता है क्या, हमेशा ऊपर वाला क्या होगा, कम होगा, किससे, नीचे वाला। यानी इनकम में जो भी चेंज होगा हमेशा अधिक होगा, किससे, कंजम्पशन में चेंज से। इसीलिए ये हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आ गया। इसीलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू 2 के बीच में होती है, 0 और 1। न तो 0 हो सकता है और न तो 1 हो सकता है। एकदम ये स्पष्ट हो गया आपको। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़ चुके हैं भैया, कि ये है रेशियो 2 के बीच में, किसके, सेविंग में जो चेंज हो रहा है और जो इनकम में चेंज हो रहा है, दोनों के रेशियो को ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। चलिए ये तो इतना समझ में आ गया। सेविंग का नेचर भी हम लोग समझ चुके थे। अब इस पर, इस टेबल के हिसाब में हम देखते हैं इनकम में जो परिवर्तन हो रहा है। देखिए इनकम में परिवर्तन हो रहा है, नहीं, ये इनकम परिवर्तन 40-40 का हो रहा है। अब सेविंग का परिवर्तन देखिए भैया, सेविंग का परिवर्तन कितना हो रहा है, 10-10 का। यानी चेंज -20 -10 में कितने का है, 10 का। अब ये मत कहिए सर एक माइनस है फिर प्लस में आ गया। चलिए हम ये कहते हैं कि आप यहां खड़े थे और यहां से यहां गए, इतनी दूरी आपने कवर किया। फिर आप कहते हैं कि आप यहां खड़े थे, यहां से यहां गए, तो दूरी तो वही रही ना, तो चेंज इतना ही होगा, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैथमेटिक्स में डेल्टा लगाने का मतलब खाली चेंज का होता है। तब ऐसे कंडीशन में सेविंग में चेंज 10 का हुआ और इनकम में भैया 40 का हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई की बात करें तो 10/40 की बात करेंगे तो 0.25 होगा, 0.25 होगा। अब इसी तरह से जब हम सेविंग लाइन ड्रा करेंगे, सीधी सी बात है, सेविंग लाइन ड्रा करेंगे तो वो भी सीधी लाइन जाएगी और वो भी पॉजिटिवली अपवर्ड होगा, क्योंकि सेविंग फंक्शन क्या बताता है कि जिस दिशा में इनकम जाएगा उसी दिशा में सेविंग जाएगा। अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो निश्चित तौर से सेविंग भी बढ़ेगा। हर तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया है। अब ऐसे कंडीशन में जब आप सेविंग फंक्शन लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, सेविंग फंक्शन लाइन ड्रा करेंगे। अब सेविंग फंक्शन लाइन ड्रा करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं सर एक काम तो बताइए, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन तो आपने बता दिया और आपने यहां भी लिखा है लीनियर सेविंग फंक्शन, ये तो आपने समझाया नहीं। साफ साफ समझ में बिल्कुल आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि ये अगर कंजम्पशन फंक्शन है, कौन सा, ऑटोनोमस, तो इनकम कितना है, 0, इनकम कितना है, 0। तो ऐसे में जो सेविंग फंक्शन होगा और उसमें से अगर हम सेविंग की वैल्यू चेक करेंगे तो -20 आएगा ना। क्यों आएगा, क्योंकि y = c + s होता है और स्पष्ट है कि ये 0 है और ये अगर 20 है तो सीधी सी बात है
ये कितना होगा -20, क्योंकि जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0, ये 0 आएगा। और यहां हम लोग पढ़े थे क्या कि मान लीजिए कि जब आपका इनकम 0 था उस समय आपने कुछ ना कुछ खर्च किया, और हम कहते हैं कि मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपया हो गया, तो आप कितना खर्च करेंगे? तो ये तो 20 तो रहेगा पहले ही से ना, क्योंकि इससे आपकी कमाई से कोई मतलब नहीं है। और फिर उसके बाद किस रेशियो से आप खर्च करेंगे? बी के रेशियो से खर्च करेंगे। ये बी का रेशियो क्या है? बी, भैया बी क्या है? बी बताता है गति, किस गति से खर्च करेंगे। गति कौन सा है भैया? एमपीसी गति है, एमपीसी ना, कि इनकम में जो चेंज होगा तो कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, उसी को हम कहते हैं क्या? डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। मतलब क्या? मतलब है कि हमारी आदत है कि 1 रुपया अगर हमारा इनकम बढ़ा तो हम 75 पैसा खर्च करेंगे। तो 75 पैसा आप खर्च करते हो तो वो 75 पैसा क्या है? अभी कैलकुलेट किया हम लोग, एमपीसी इक्वल टू 0.75, इतना ही। अब मान लीजिए कहते हैं कि हमारा इनकम भैया 100 रुपया हुआ, अब बताइए हम कितना खर्च करेंगे इस गति से? तो आप 0.75, अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब क्या? 75% ऑफ ₹100। ठीक है, अब जब यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 75 रुपया ही ना खर्च करेंगे 100 रुपये में से, करेंगे हाँ भैया। अब उसके बाद 20 रुपया तो पहले ही खर्च कर चुके, उस इनकम से कोई मतलब नहीं है, तो अब इसमें 20 आप जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे तो टोटल खर्च आपका हो जाएगा किस लेवल पे? 100 रुपए के लेवल पे। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया है। अब एक बात बताना जरूरी है, बात यह बताना जरूरी है कि यहां पर एमपीसी और एमपीएस दोनों भाई हैं। एमपीसी और एमपीएस दोनों भाई हैं, एक ही घर में रहते थे, इससे में निकल गए हैं, एक ही घर में रहते थे, हाँ, इसीलिए दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। और बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 मिलेगा। ये क्या है भैया? ये कहिए कि सर ये है डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई। ये क्या है? तो ये है आपका डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई। दोनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं एक ही घर में रहते हैं कि नहीं। अगर 1 हो गए तो एक ही घर में रहते हैं। चलिए अब एलसीएम निकालेंगे, डेल्टा वाई निकाल दीजिए, और डेल्टा सी और प्लस डेल्टा एस को जोड़ेंगे तो आप जान चुके हैं ये क्या होगा? डेल्टा वाई, क्योंकि वाई के दोनों भाई हैं। तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हुआ? 1 हुआ ना। कितना हुआ? 1 हुआ। इसका मतलब क्या कि दोनों सगे भाई हैं, एक ही घर में रहते थे। इसलिए देखिए यहां पर एमपीसी और एमपीएस जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा इनकम के हर लेवल पे 1 ही मिलेगा। 0.75 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 1। यहां हमने प्रूफ कर दिया, ये 1 ही मिलेगा। चलिए अगर ये 1 मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपया इनकम बढ़ा तो उसमें 75 रुपया ही खर्च करेंगे, तो 25 क्या हुआ? बचत। चलिए इस हिसाब से स्पष्ट है कि ये भी लीनियर सेविंग फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इस इनकम में जो परिवर्तन होगा उसी हिसाब से सेविंग में भी परिवर्तन हर लेवल पे बराबर। देखिए यहां हर लेवल पर 10 10 10 10, यहां हर लेवल पर 40 40 40 40 40। अब इसके हिसाब से निश्चित तौर से अगर आप पता करना चाहें तो एक चीज और है, आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं। क्या कि अगर सेविंग फंक्शन लीनियर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक अलजेब्रिक मैथमेटिक्स का हेल्प ले, हो जाएगा। देखिए कैसे? अब यदि C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई होता है, ये तो स्पष्ट हो गया, बी वाई होता है, ये क्या है? लीनियर कंजंक्शन फंक्शन है। चलिए ठीक है भैया। अच्छा y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है ना। अब सेविंग निकालना है हमें तो क्या होगा? y माइनस सी होगा। अब ये देखिए इस इक्वल से पहले, बराबर से पहले ये सी है, ये सी, मतलब ये दोनों भाग बराबर है। तो इस सी की जगह पर यानी हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या? सी बार प्लस बी वाई। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख लिया। अब मैथमेटिकली इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे
तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार माइनस बी वाई होगा ना। एक जाति के लोगों को एक साथ रख देते हैं, तो S इज इक्वल टू माइनस सी बार हो गया प्लस वाई माइनस बी वाई। अब देखिए यहां पर इन दोनों वेरिएबल में y कॉमन है, यहां भी y यहां भी y कॉमन ले लेते हैं, तब S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। यही है आपका लीनियर शेड्यूल फंक्शन। कभी कभी एग्जाम में कहता है डिराइव करिए, 3 नंबर का होता है, यही स्टेप है, इतना इससे अधिक नहीं। 3 नंबर आपको एकदम फोकट मिल जाएगा, एकदम चिंता की बात नहीं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, बोर मत होइएगा, थोड़ा साथ दीजिए। तो ये लीनियर शेड्यूल फंक्शन है, देखिए ये लीनियर शेड्यूल फंक्शन है, स्पष्ट है। मतलब इससे भी शेड्यूल फंक्शन जो लाइन मिलेगी ना वो सीधी मिलेगी और पॉजिटिवली अपवर्ड मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां भी आप देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि यहां आप देखिए कि सेविंग में जो परिवर्तन हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम में परिवर्तन, इनकम में हर लेवल पे 40 का परिवर्तन है, यहां भी 10 का बराबर परिवर्तन है। तो इसके कारण जो आपको पॉइंट प्लॉट करेंगे लाइन खींचने के लिए, तो भैया स्पष्ट है कि ज्योमेट्रिकली ग्राफ पेपर पर 2 सेगमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस है, ये क्या है, माइनस है। अब यूनिफॉर्म स्केल में यहां पर हम y लेंगे, ठीक है, और यहां हम क्या लेंगे, सेविंग लेंगे, सेविंग। अब जीरो लेवल पे जो इनकम है, देखिए जीरो लेवल पर जो इनकम है सेविंग की वैल्यू माइनस है, मतलब इससे नीचे आना पड़ेगा। मान लीजिए, देखिए कुछ समय के लिए मान लीजिए ये है -10 और ये है आपका -20, ठीक है। उसके बाद यहां चलते हैं, ये है आपका 10, ये है आपका 20, ये है आपका 30 और हम लोग लाइन खींचते हैं। अब देखिए इस टेबल में 2 वेरिएबल लेंगे ना, एक y और दूसरा s, सेविंग लेंगे। चलिए ले लेते हैं। इनकम यदि 0 है, बोल मत होइएगा, ठीक है। इनकम यदि 0 है, ऐसे कंडीशन में सेविंग कितना है, -20। इनकम 0 है, -20, ये पॉइंट ले लिया। दूसरा क्या कहते हैं, इनकम 40 है, तो इसको भी दे दें, ठीक है ना। क्या ये है 40, ये है आपका 80, ये है आपका 120, ये है आपका 160 और ये है आपका 200। अब देखिए तो इनकम यदि 0 है तो ऐसे में आपका सेविंग कितना है, -20। इनकम 40 -10, अब भैया इनकम 40 हुआ -10, यानी ये है आपका, सीधी सी बात है, इनकम 80, ठीक है। इनकम 80 हुआ और उसके बाद निश्चित तौर से सेविंग 0। इनकम भाई स्पष्ट है, कितना है 80, सेविंग 0, ये पॉइंट हुआ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 120 पर कितना है, सेविंग 10 है। अब आते हैं 120, सेविंग आपका कितना है, 10 है, ठीक है। अब आते हैं 160 पर 20 है, 160 पर आपका 20 है। अब जब आप इसको इंटरलिंक करेंगे, देखिए जैसे मैं आपको इंटरलिंक कर रहा हूं बिना ग्राफ पेपर पर, तो एक सीधी लाइन बन रही है, यही है सेविंग लाइन, यही आपका क्या है, सेविंग लाइन है। अब हवाइएगा ना, मैं फिर से इसके सभी टुकड़े में काट काट करके फिर से बताएंगे आगे क्लास में। अभी मैं एक आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर इसका मतलब क्या कि इससे पहले की बात करें, ये सभी क्या है, डिस सेविंग है, आप कर्ज में हैं और ये आप बचत में हैं भाई, सीधी सी बात है। और यही है जहां 0 है आपका सेविंग, मतलब यही है ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट से हमेशा अगर नीचे की तरफ आते हैं तो डिस सेविंग मिलता है, ऊपर की तरफ नहीं सेविंग मिलता है, यह स्पष्ट है। तो यहां देखिए कि इनकम ब्रेक इवन पॉइंट 80 है, उससे पहले का जो भी इनकम है उस लेवल पे आपको सेविंग माइनस में मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा सेविंग प्लस में ज्यादा चला जाएगा। यह आपका सेविंग फंक्शन लाइन हो गया और ये स्ट्रेट लाइन है। क्यों स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि प्लॉट करते समय जो सेविंग और इनकम का मैंने संबंध लेकर के वहां पर ड्रॉ किया था, तो जो चेंज है प्रोपोर्शनेट है, चेंज भी प्रोपोर्शनेट है। बोथ आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी y बढ़ रहा है तो सेविंग भी बढ़ रहा है,
इसका मतलब दोनों में डायरेक्ट संबंध है, पॉजिटिव संबंध है, इस वजह से सीधी लाइन आपकी बनेगी। तो ये आपका हो गया क्या, शेड्यूल फंक्शन लाइन कंप्लीटली नेचर के हिसाब से, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। दोनों का नेचर यानी कि इसका कंजम्पशन फंक्शन का, शेड्यूल फंक्शन का मतलब एपीसी का भी और एमपीएस का, एपीएस का भी और एमपीएस का। इसके बाद की क्लास में हम डिटेल में ज्योमेट्रिकली बताएंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगभग हमें लगता है कि हर साल किसी न किसी सेट में देता रहता है कि अगर लीनियर कंजम्पशन लाइन दिया हुआ है तो लीनियर शेविंग लाइन कैसे ड्रा करेंगे, आप लिख के बताइए। या लीनियर शेविंग फंक्शन दिया हुआ है तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लाइन कैसे ड्रा करेंगे, लिख के बताइए। और हम फिर आगे आपको मिलेंगे, बात करेंगे। इसको एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।